हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड अगर आप देखें या किसी 12th के बच्चे से या किसी फ़िज़िक्स पढ़ने वाले से आप कहेंगे कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग फ़िज़िकल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको बताते हैं कि नहीं, उतना तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 10th कर आपने किसी तरीके से मन बना लिया है कि अब मुझे साइंस ही पढ़ना है। किसी तरीके से मन बनाने का मतलब ये है कि कुछ लोग साइंस साइड इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें साइंस साइड पसंद होता है। कुछ लोग साइंस साइड इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी पढ़ रहा है तो हम भी साइंस साइड पढ़ेंगे। कई पर्पज़ हो सकते हैं, आपने जिस भी तरीके से साइंस साइड को चूज़ कर लिया हो। अगर आप 10th के बाद साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम को चूज़ कर आगे करियर की तरह देखना चाहते हैं, तो आपको फ़िज़िक्स ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और फिज़िक्स पढ़ना है तो आपको ये पहला चैप्टर हेल्प करेगा ये समझने में कि क्यों पढ़ना है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों उसकी स्टडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स के क्या मायने हैं साइंस के फील्ड में, और वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा साइंस को और बेटर तरीके से स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में, कि हम साइंस को और कितना एक्सप्लोर कर पाएँ। इसमें फिज़िक्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। हम सभी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं और उनको आपस में प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलना दूसरों के ऊपर एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालता है, या आप कह सकते हैं कि वो एक गहरा असर डालता है, जिससे आप एक कह सकें कि हाँ, इस बोलने वाले व्यक्ति का या इस व्यक्ति का बोलने का लहजा काफ़ी अच्छा है। तो उनके पास ऐसा क्या स्पेशल होता है जिससे वो इस चीज़ को पा पाते हैं या इस चीज़ को गेन कर पाते हैं कि उनकी भाषा लोगों को सुनने में इतनी अच्छी लगती है। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को ले लीजिए, जो कि एक कवि हैं। उनके बोलने का लहजा काफ़ी अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, आपको लग सकता है या नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बाकियों से उनके बोलने का तरीका अलग है। तो ऐसा कुमार विश्वास जी ने क्या किया कि उनके पास बोलने का ये लहजा अलग तरीके से आ गया है। तो जवाब है, वो अपने उस लैंग्वेज को पॉलिश कर बोलते हैं। पॉलिश कर बोलने का मतलब क्या होता है? तो जवाब है, वो उस लैंग्वेज के ग्रामर को और वोकैबुलरीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उन्हें ये पता है कि मुझे कब कौन से वर्ड्स को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करना है जिससे कि मेरी भाषा सुनने में अच्छी लगे। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से बोलने के लिए उसके ग्रामर और उसके वोकैबुलरी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से अगर आप साइंस के फील्ड में हैं और आप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अगल बगल होने वाले अलग अलग टेक्निकल फील्ड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस कमरे में जल रहे बल्ब के जलने का मैकेनिज़्म क्या है, या एक गाड़ी जब चलता है तो उसके पहिए किस तरीके से घूमते हैं, उसके इंजन के वर्क करने का फिनोमिना क्या है, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ की ग्रामर या वोकैबुलरी आप फिज़िक्स को मान सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको फिज़िक्स आएगा तो आप टेक्नोलॉजी के फील्ड को बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको जान पाएंगे और समझ पाएंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड की आत्मा फिज़िक्स है। आप किसी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछ लेंगे कि उन्हें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, तो उनका जवाब आएगा फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। फिज़िक्स के भी रूल्स ज़्यादा, क्योंकि फिज़िक्स को ही लेकर वो लोग आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का इंजीनियर हो। तो आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आप आगे चलकर साइंस में कुछ करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी फ़िज़िक्स अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो 11th क्लास का पहला चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड है, आपको ये इस चीज़ को बताने की कोशिश करेगा कि फ़िज़िक्स की स्टडी हम क्यों और किस लिए करें। ये चैप्टर आपके लिए पहले इसीलिए रखा गया है ताकि आपको ये समझने में आसानी मिल पाए, या आप इसको सरलता से समझ पाएँ कि आपको क्यों इसको पढ़ना है या क्यों स्टडी करना है।
तो फिजिकल वर्ल्ड इस चैप्टर में हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं और इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात यह है कि फिजिक्स क्या है, इसको थोड़ा हम कोशिश करते हैं जानने की, और फिजिक्स में हम किन चीज़ों का स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जवाब ये है कि फिजिक्स को अगर आप डिफाइन करने के पीछे पढ़ेंगे तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है कि स्टडी ऑफ नेचर इज़ नोन एज फिजिक्स। आप नेचर के अलग अलग रूल्स और लॉज को जो स्टडी करने वाले हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स असलियत में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू नो द नेचर, यानी कि नेचर को जानना। आपके अगल बगल जो भी नेचर है उसमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत। अच्छा, एक बात मैंने अभी कहा कि नेचर में जो रूल्स और लॉ हैं हम उनकी स्टडी करने वाले हैं। नेचर में कौन से रूल हैं और कौन से लॉ हैं? तो जवाब है नेचर में रूल्स और लॉ नहीं होते हैं। वो लॉज आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट हैं और उनको किसी न किसी एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्म दे दिया है, एक आप कह सकते हैं एक उसको थ्योरी का रूप दे दिया है जिससे आप उसको आसानी से समझ सकें, जान सकें। अब आप कहेंगे कि अगर वो रूल नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है तो किसी साइंटिस्ट को उसे हमें बताने की ज़रूरत क्या है, या हम उसको क्यों जानें? तो जवाब ये है कि फिजिक्स के अंतर्गत जो हम रूल आगे स्टडी करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, इनको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी स्टडी इससे आसान हो जाती है। एक सिंपल वे में आप बात समझिए, जैसे अगर हवा चले तो धूप में खड़े होकर भी आपको हवा लगती है, लेकिन उसका आनंद उतना नहीं आता है। आपको हवा का आनंद तब ज़्यादा मिलेगा जब आप किसी पेड़ के नीचे छांव में खड़े होंगे, तो हवा आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी। इस एग्जाम्पल से मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का एक दायरा होता है, जहाँ आप उसको ले आएंगे, उसके अंदर उसको फिट करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, वो चीज़ आपको ज़्यादा थिंकेबल और ज़्यादा नॉलेजेबल लगेगी। तो फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए, फिज़िक्स को जानने के लिए हम लोग इन अलग अलग रूल्स और लॉ को स्टडी करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि इन रूल्स और लॉज को किस तरीके से हम लोग को स्टडी करना है। एक बात ये समझिए कि रूल्स और लॉज क्या होते हैं। तो जवाब ये है कि हम अभी फिज़िक्स से हटकर कुछ एक दो एग्जाम्पल समझते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स का ये जो सिस्टम है वो नॉर्मल लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो एक बात आप समझिए कि आपको एक रूल पढ़ाया गया कि बेटा शादियों में खुश रहते हैं, आपने इस रूल को समझ लिया। इसके बाद क्या आपको ये समझाना पड़ेगा कि शादियों में आपको बिहेव कैसे करना है। मेरे ख्याल से आप सभी हैं, हर वक्त दांत दिखाते रहेंगे, खुश रहेंगे, वहाँ जो भी आपसे मिलेगा उससे मौज मस्ती वाली बातें करेंगे, डीजे पे डांस करेंगे वगैरह वगैरह। आपको एक चीज़ ये भी सिखाया गया है कि किसी के मर जाने पर दुखी होते हैं। मेरे ख्याल से इसके आगे फिर से आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी के मरने वाले स्थान पर पहुँचे हैं, तो जगह पर पहुँचे हैं, तो आप वहाँ पर उदास रहेंगे, आपका फेस मुस्कुराएगा नहीं, आप सैड रहेंगे। तो इन दो बातों से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें एक इशारा दिया गया, हमें एक रूल छोटा सा समझाया गया कि यहाँ पे आपको ये करना है, बाकी फिर उसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं और उसी हिसाब से उसको फिर आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से नेचर में जो रूल्स हैं उनको साइंटिस्ट ने आपके सामने जो दिया है, उन रूल्स को पढ़ने के बाद हम फिजिक्स के फील्ड में उनको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उसको हम अपने तरीके से आगे प्रोसीड कर लिया करते हैं। तो सबसे पहली बात कि फिज़िकल वर्ल्ड इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे और जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स के कुछ कोर ब्रांचेस क्या हैं और इन कोर ब्रांचेस में कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अपना योगदान दिया या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस वर्ल्ड के लिए अलग अलग तरीके से, और आपके सामने उन चीज़ों को रखा जिसको आज आप यूज़ कर पा रहे हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल इस वक्त मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ये साइंस या फिज़िक्स की ही देन है, जिसकी वजह से हम आप इतनी दूर बैठकर भी आज कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज से अगर आप 200 साल पीछे भी किसी से बात करते या 300 साल पीछे किसी से ये बोलते कि 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी की मैं आवाज़ सुन पाऊँगा और मैं उसको अपनी आवाज़ सुना पाऊँगा, तो लोग आपका मजाक बनाते और लोग आपको पागल कहते हैं।
लेकिन आज फिजिक्स की देन है कि आज आप इन चीज़ों को एक्वायर कर चुके हैं और आज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वॉइस कॉलिंग छोड़ दीजिए, आज वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, वीडियो रिकॉर्डिंग का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ये सभी देन जो है वो पूरी तरीके से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं और दे सकते हैं। तो फिजिक्स मैंने जैसे कहा कि नेचर के स्टडी को कहा जाता है। नेचर की स्टडी में क्या आ सकता है? तो जवाब ये है, हम कोई फिलोसफर नहीं हैं कि हम नेचर को देखें और उसकी खूबसूरती का बयान दें कि आज फूल खिले हैं या समथिंग कुछ है। हम नेचर के लॉज को स्टडी करने वाले हैं। काम थोड़ा बोरिंग लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, लेकिन अगर आप फिज़िक्स की खूबसूरती को ढूंढ ले गए तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फिज़िक्स से ज़्यादा किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट आपको जितना रीज़नेबल लगेगा उतना ज़्यादा आपको कहीं पर रीजंस मिलेंगे नहीं। तो आप अगर कंसंट्रेट रहे, आप अगर जुड़े रहे तो आपको इस चीज़ में मज़ा आएगा, इस जर्नी में आपको मज़ा आएगा जो एक फिज़िक्स के चैप्टर्स में आपको जानने को मिलने वाला है। तो मैंने जैसे कहा कि हम नेचर के अलग अलग लॉज को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। इन चीज़ों में हम देखें या इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे फिज़िक्स के अलग अलग रूल्स अलग अलग चीज़ों को हमें सिखाते हैं और हमें जानने में मदद करते हैं। तो फिज़िक्स नेचर का स्टडी है, नेचर के रूल्स का स्टडी है। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिज़िक्स के अंतर्गत या फिज़िक्स के अंडर में स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अगल बगल लाइट है, लाइट को हम स्टडी करते हैं। लाइट क्या है? तो फिज़िक्स से बताता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो आपको चीज़ों को देखने में मदद करता है। आप अगर आंखें खुली रखें और कमरे में अंधेरा हो तो भी आपकी आंखें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ नज़र आने वाली नहीं। इसका मतलब ये है कि खुली आंखों के अलावा भी आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आप चीज़ों को देख सकें और जान सकें, और वो एनर्जी का फॉर्म लाइट कहलाता है। क्योंकि बिना लाइट के आपके सेंसेशंस काम करने वाले नहीं हैं, आपका रेटिना किसी काम का नहीं है बिना लाइट के। इसके अतिरिक्त क्या और कोई एनर्जी है जो हम फिज़िक्स में स्टडी करेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। अलग अलग फॉर्म के एनर्जीज, अलग अलग टाइप के फोर्सेस आपको स्टडी करने को मिल जाएंगे फिज़िक्स में, जो आपको डे टू डे लाइफ में अलग तरीके से नज़र आ जाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप कर चुके होंगे कि फ़िज़िक्स नेचर के अलग अलग रूल्स और लॉज को स्टडी करने का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में या इस पूरे जर्नी में हम अलग अलग तरह के फिनोमिनाज देखेंगे। जैसे आप फिज़िक्स के कुछ कोर ब्रांचेस को डिवाइड कर देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाता है, जिसमें हम मोशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मोशन कौन कराता है, मोशन के पीछे के रीजंस क्या होते हैं और उनके लिए कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, है ना। इसके बाद मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा। खैर, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, लेकिन अब सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। खैर, इन ब्रांच में या इस वाले पार्ट में हम क्या स्टडी करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के चार्जेस को देखते हैं। जो दो आपके मेन बेसिक चार्ज हैं उनको देखते हैं, उनके वजह से डेवलप होने वाले प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो और कौन कौन से फिनोमिनाज हम लोग को कर दिखा सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म के अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे खूबसूरत से उसके एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएंगे। एरोरा बॉर्लीज जैसे यूनिक फिनोमिना आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है, आपको जानकर हैरानी होगी जब आप एरोरा बॉर्लीज को पढ़ेंगे। तो इसके अतिरिक्त अगर या इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नेचर में या फिज़िक्स के साथ पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, स्टडी करने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फिज़िकल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है? जवाब यह है कि आप अपनी आंखें खोलिए, आपको जो भी अपने अगल बगल नज़र आ रहा है ये सब फिज़िकल वर्ल्ड है। आपके सामने पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सभी इंटरेक्शंस आपके अगल बगल जो भी आपको नज़र आता है, आप जो भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, आप जो भी सेंस कर पाते हैं,
ये सभी आपके फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत आने वाली चीज़ है। इन सब को हम फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इन सब चीज़ों को हम इसी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड का ये जो दायरा हमें सिखाया गया है कि फिजिकल वर्ल्ड के अलग अलग क्या पहलू हो सकते हैं, क्या अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो जवाब ये है कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको बहुत कुछ स्टडी करने को मिल जाएगा। हम क्या स्टडी करने वाले हैं, या फिजिक्स में हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या देखने वाले हैं। तो जवाब ये है कि आप जो भी चाहें, आप मुझसे फिजिक्स में पूछ सकते हैं कि भैया सूरज पूरब से क्यों आता है, पश्चिम में क्यों डूब जाता है। या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मून के पास ये कौन सा सिस्टम है कि वो 15 दिन काम पे रहता है और 15 दिन छुट्टी मनाने चला जाता है, हमें क्यों नज़र नहीं आता बाकी के 15 दिन। फिजिक्स की जिम्मेदारी है, आपको जवाब देगा, आप समझेंगे कि क्यों ये फिनोमिना ऐसे हो रहा है, या अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है तो इसके क्या इफेक्ट हैं अर्थ के ऊपर और यहाँ के लोगों के ऊपर। क्या सभी प्लैनेट्स अपना एक रोटेशन 24 आवर में अपने एक्सिस पर पूरा कर लेते हैं, क्या अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग टाइम लगता है, सन अर्थ को अपने अगल बगल कैसे घुमा पाता है, कौन सा वो बेसिक रूल है जिसके वजह से अर्थ सन पर जाकर नहीं गिरता है, वो इतनी दूर उसके अगल बगल रिवॉल्व भी करता रहता है। तो आप कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। फिजिक्स का मतलब यही है कि नेचर में आपको जो भी नज़र आ रहा हो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। बारिश क्यों होता है, बिजलियाँ क्यों कड़कती हैं, आसमान में लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म्स क्यों आते हैं, आप अलग अलग सीजन में सुनते हैं। अभी जल्दी में आपने सुना कि मुंबई को साइक्लोन ने स्ट्राइक किया, निसर्ग नाम के साइक्लोन ने स्ट्राइक किया। तो साइक्लोन्स क्यों बनते हैं, अचानक से कैसे डेवलप हो जाते हैं, या विंड स्पीड अचानक से ऐसे क्यों बढ़ जाती है, बाकी के टाइम पर इतनी क्यों ज़्यादा नहीं रहती है, कम क्यों रहती है। इन सभी चीज़ों को अगर आप फिजिक्स के दायरे में रखकर पढ़ना चाहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा, आप इन सब चीज़ों को जान पाएंगे, आप ये सब समझ पाएंगे कि क्यों किसी गाड़ी का इंजन पेट्रोल रिक्वायर्ड करता है, पेट्रोल बर्न कर कर ही वो क्यों एनर्जी बना पाता है, क्यों किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग को रात के समय में स्काई ब्लैक और दिन के समय में ब्लू नज़र आता है, जबकि एस्ट्रोनॉट्स का तो कहना है कि दिन हो या रात आपको स्पेस ब्लैक ही नज़र आना है। तो अर्थ पर ऐसा कौन सा यूनिक फिनोमिना है कि आपको दो रंग में आसमान बटा हुआ नज़र आता है, या दो कलर शेड्स आपको दिखाता है, दिन में अलग और रात में अलग। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको फिजिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में आपको फिजिक्स के इन्हीं अलग अलग पार्ट्स और इसके इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश की जा रही है। फिजिक्स को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान रहा है या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर रहा है किसी का तो वो इसके साइंटिस्ट्स का है। देखिए, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। आप फिजिक्स को कह सकते हैं कि इसको डेवलप किसने किया है, किस तरीके से किया है इसको डेवलप, इसके बारे में कैसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री जाननी पड़ेगी फिजिक्स की। देखिए, अगर आज से आप 2000 साल पहले जाते तो तब साइंस को, फिजिक्स को छोड़ दीजिए, साइंस को भी पहले एज अ सब्जेक्ट नहीं देखा जाता था। साइंस को पहले एज अ फिलॉसफी ट्रीट किया जाता था। फिलॉसफी मतलब ये होता है, फिलॉसफर्स या फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कुछ नॉलेजेबल पर्सन्स रहते थे और वो किसी चीज़ को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और उसको देखने के बाद जो उनको सही लगता था उसको ऑन थ्रू आपके सामने पेश कर देते थे। इसको आप कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पर अपने बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको आज एरिस्टोटल फॉल्सी के नाम से पढ़ाया जाता है। एरिस्टोटल फॉल्सी मतलब हो गया एरिस्टोटल का झूठ। तो उसे झूठ क्यों कहा गया? एरिस्टोटल ने उस ज़माने में एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अपने टाइम पर उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर एक चीज़ का जो रियल स्टेट होता है, रियल स्टेट मतलब जो उसका सही वाला स्टेट होता है, एक्चुअल स्टेट होता है, वो रेस्ट है। यानी कि हर एक चीज़ रियलिटी में रेस्ट में ही रहना चाहती है। यानी कि रियल या एक्चुअल स्टेट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो रेस्ट होता है, मोशन नहीं या डायनामिक नहीं, या डायनामिक फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को रहना पसंद नहीं है। खैर, हम सभी जानते हैं ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। खैर, आज से 2000 साल पहले अगर आप देखें तो उस ज़माने के हिसाब से बात ठीक है। एरिस्टोटल ने जो देखा वो कहा,
क्योंकि रुका हुआ ऑब्जेक्ट तो रुका ही रहना चाहता है, वो तो कभी चलता नहीं है जब तक कोई उसे चलाए ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को चला भी दे और उसको लगातार फोर्स प्रोवाइड ना करे या लगातार एनर्जी प्रोवाइड ना करे तो कुछ देर बाद वो खुद ब खुद रेस्ट में आ जाता है। तो एरिस्टोटल ने जो देखा उनको सही लगा। उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने जो स्टडी किया वो नहीं जानते थे कि कुछ अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस होता है एयर का, इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं जानते थे। उन्होंने सिंपली जो ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने रूल मान लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर एक चीज़ का जो एक्चुअल स्टेट होता है वो रेस्ट स्टेट होता है, डायनामिक नहीं होता है। लेकिन आज आप इनर्शिया का रूल जानते हैं, आज आप इनर्शिया को स्टडी कर चुके हैं, तो आज आपको ये पता है कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना पसंद नहीं करता है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको रेस्ट में ले आते हैं। अगर आपने इनर्शिया के रूल को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या कभी इससे पहले सुना होगा तो इनर्शिया का रूल ये स्टेट करता है, उसका स्टेटमेंट ये है कि ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन रिमेन इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट विच इज़ इन रेस्ट रिमेन इन अ रेस्ट until an external force work on it। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे रेस्ट में रहना पसंद है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करता है जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए उस पर, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए, तब तक वो अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। खैर, तो एरिस्टोटल ने फिर वो गलती कैसे कर दी? तो जवाब ये था कि तब इतना एडवांसमेंट था नहीं, लोग हो सकता है इतने दायरे तक सोच ना रहे हों। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज से 300 साल पहले या 200 साल पहले भी लोग साइंस से ज़्यादा अपने कह सकते हैं किंगडम को एक्सपांड करने में बिजी थे। तो 2000 साल पहले तो अलेक्जेंडर का टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उन लोगों का टाइम था, वो लोग और ही चीज़ों में बिजी थे, उन्हें किंगडम एक्सपांड करना था। तब वॉर टाइम था, साइंस के ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते थे। 2-4 फिलोसफर जो बैठकर आपस में राय सलाह कर लें या आपस में डिस्कशन कर लें, उसी से जो थोड़े बहुत रूल्स निकल आए उनसे काम चल गया। उस समय के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। फिजिक्स में एरिस्टोटल जैसे कुछ लोगों ने अपने कुछ कह सकते हैं कि अपने कुछ थेरीज को लोगों के सामने रखा। कुछ उसमें से ठीक थे, कुछ गड़बड़ थे, लेकिन हम उस समय के हिसाब से इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे उनसे, या उनसे हम इतने उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि हमें वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाएँ किसी चीज़ को। खैर, फिज़िक्स में जो सबसे पहला और फेमस सब्जेक्ट बना लोगों का या अलग अलग साइंटिस्ट का, वो एस्ट्रोलॉजी था। लोग स्टार्स, प्लैनेट्स और इन सब के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखते थे। शुरुआत के आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी की मेन लड़ाई इस बात पर थी कि अर्थ सन के अराउंड घूमता है या फिर सन अर्थ के अराउंड घूमता है। कुछ फिलोसफर्स का मानना था कि आपका अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, बाकी सभी स्टार्स, सभी प्लैनेट्स या सभी चीज़ें अर्थ के अगल बगल ही रिवॉल्व करती। जबकि उसके बाद के कुछ फिलोसफर्स का ये मानना था कि ऐसा नहीं है, सन सेंटर में है और बाकी चीज़ें उसके अगल बगल रिवॉल्व कर रही हैं। टाइम टू टाइम इसमें डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, नए नए रूल्स देते गए। आप अगर फिजिक्स के डेवलपमेंट में साइंटिस्ट का नाम लेंगे तो आपको कई सारे फेमस साइंटिस्ट याद आ जाएंगे। गैलीलियो गैलीलेई हैं, सर आइजैक न्यूटन हैं, सर आइंस्टीन हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स को डेवलप करने में वाइटल रोल प्ले किया है, या आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो फिजिकल वर्ल्ड का ये जो चैप्टर है आपको ये इन्हीं साइंटिस्ट और फिजिक्स के इन्हीं अलग अलग पार्ट्स पर फोकस करने के लिए कहता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आप फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे और आपको क्यों स्टडी करना चाहिए। अगर आप फिजिक्स को ऑन सीरियस नोट आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको ये समझने में बहुत हेल्प कर सकता है, या ये चैप्टर आपको ये बताने में बहुत हेल्प कर सकता है कि फ़िज़िक्स इन रियलिटी क्या मतलब रखता है। क्योंकि 10th तक हम फिज़िक्स को एक अलग ब्रांच या एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखते हैं। हम एज एक सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत ये समझते हैं कि ये कुछ फिजिक्स के चैप्टर हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कुछ बायोलॉजी के चैप्टर हैं।
लेकिन जब आप 11th में आते हैं तब आपको फिजिक्स का एक रियल मीनिंग और फिजिक्स का एक रियल सेंस समझ में आता है कि फिजिक्स इन रियलिटी है क्या। तो फिजिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए फिजिकल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन आपके 11th क्लास में सबसे पहले इसीलिए रखा गया है ताकि आप इसका एक इम्पॉर्टेंस समझ पाएँ और जान पाएँ, इसको आप स्टडी कर पाएँ। फिजिक्स अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और आप ये जान पाएंगे कि साइंस के हर सब्जेक्ट में फिजिक्स का अपना एक यूनिक स्पेस है जो आपको साइंस और टेक को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये टेक्निकल वर्ल्ड कैसे वर्क करता है और कैसे आपके अगल बगल की टेक्निकल दुनिया आज आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रही हैं और आप इन सब चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैप्टर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, कई सारे साइंटिस्ट को इंक्लूड किया गया है और उनके वर्क को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि फिजिक्स को डेवलप करने में किन साइंटिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है या किन्होंने फिजिक्स को डेवलप करने में मदद किया है। बेसिकली आप अगर इस चैप्टर को समराइज़ करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपको फिजिक्स को लेकर अवेयर करने की कोशिश करता है कि इन फ्यूचर आप क्या क्या स्टडी करने वाले हैं या क्या क्या जानने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो एग्जांपल के लिए जैसे इसमें रॉन्टिंजन के एक्स रे एनिमेशन के बारे में बताया गया है या आइंस्टीन के इक्वल एमसी स्क्वायर के बारे में बताया गया है या आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन बताया गया है। इस चैप्टर में आप सीवी रमन के इलास्टिक स्कैटरिंग के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इस चैप्टर में आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को देने वाले सत्येंद्रनाथ बोस साहब को जानेंगे। तो ऐसे कई सारे नोटेबल वर्क इस चैप्टर में रखे गए हैं फिजिक्स के, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि फ़िज़िक्स में किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि फ़िज़िक्स आज आपके सामने जैसा है वैसा आपको लग सके। पहली बात ये समझिए कि फ़िज़िक्स आज आप जैसा देखते हैं एट ए स्टार्ट ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने पहले दिन सोचा कि हाँ हम फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट ने पहले फिज़िकल चैप्टर के ऊपर ही मेंशन किया या उसी के ऊपर स्टडी की। आपने फिर कहा नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है तो सभी साइंटिस्ट शुरुआत में जुट गए होंगे सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के पीछे। फिर आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो साइंटिस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर इन्वेंशन करे होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें पहले आई, कुछ चीज़ें बाद में आई, कुछ अलग अलग टाइम पीरियड पर थी, कुछ पैरेलली एक साथ ढूंढ ली गई। लेकिन टाइम के साथ आपके सामने वही सेटअप रखा जाता है जो आपके लिए ईजी हो, जिसको आप इजीली स्टडी कर सकें, और आपके सामने चैप्टर्स का वही पैटर्न रखा जाता है जिससे कि आपको फिजिक्स पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप सबसे पहले मैकेनिक्स यहाँ पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में भी आप सबसे पहले देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, 2D मोशन पढ़ेंगे, वेक्टर का थोड़ा बहुत आप उसमें नॉलेज लेंगे जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको फिजिक्स के स्टार्ट में बताए जाते हैं। इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में आपको इंक्लूड कर बताया गया है। तो अगर आप ये समझें कि हाँ इस चैप्टर में हम क्या सीखें या क्या इसको हम पढ़ें, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आपको चैप्टर खुद से रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को आप रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ फिजिक्स के कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के वर्ल्ड के लिए वर्क किया है। बाकी इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको हम लोग विथ नोट्स और विथ ब्लैक बोर्ड के साथ उसको पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर का पर्पज़ यही था, इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी इसलिए था ताकि हम जब अगले चैप्टर में पढ़ें तो आपको आइडिया रहे कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ने वाले हैं। तो जवाब ये है कि हम साइंस टेक की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसकी ग्रामर हमें आनी चाहिए, जिसका ग्रामर क्या है, फिजिक्स है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको देखें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, या आपको कोई भी इस लेक्चर में डाउट लगता है तो आप अपना सजेशन मुझे बताएं। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।